चुनाव से पहले फ्री का लॉलीपॉप और मुफ्त की रेवड़ी कल्चर सियासतदानों का सबसे ताकतवर हथकंडा है। फिर इन लॉलीपॉप की कीमत अदा करने में भले ही राज्यों की लुटिया डूब जाए और अब देश में चुनावी माहौल गर्म है, तो पुरानी पेंशन बदहाली का जिन्न इस वक्त जागा हुआ है। कुछ कांग्रेस शासित राज्य स्कीम को अमल में ला भी चुके हैं। जिन राज्यों में चुनाव हैं, उन राज्यों के मैनिफेस्टो में यानी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली का वादा सुनहरे अक्षरों में सबसे ऊपर छपा हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेशार में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। पंजाब पर कर्ज का बोझ 2.63 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है और यह हाल केवल पंजाब का नहीं बल्कि कर्ज ने कई दूसरे राज्यों की भी हालत खस्ता कर रखी है। कर्नाटक की बात करें तो ये राज्य भी 4.6 लाख करोड़ के कर्ज तले दम भर रहा है। इसके बाद राजस्थान पर करीब 1.22 करोड़ का मतलब लगभग 2.25 करोड़ का कर्ज है, जबकि छत्तीसगढ़ पर 1.65 लाख करोड़, झारखंड पर 1.68 लाख करोड़ और तमिलनाडु पर 7.25 लाख करोड़ का कर्ज आ चुका है। अब आरबीआई का भी कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली के जिन्न की खुराक पूरी करने में राज्यों के खजाने खाली हो सकते हैं। साथ ही एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुरानी पेंशन बहाली की इस कर्ज के जंजाल को और बढ़ाने के लिए और ज्यादा इसमें कैटलिस्ट का काम करेगी। तो आज के इस खास शो में हम इसी मुद्दे पर करेंगे विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हम खास मेहमान के साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं देवेंद्र पंत साहब, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया रेटिंग से। देवेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। इससे पहले भी इस मसले पर आपसे चर्चा हुई और अब कंसर्न जो है वो आरबीआई ने ये इस कंसर्न की इंटेंसिटी बढ़ा दी है। किन किन पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए ये जो पुरानी पेंशन व्यवस्था, जो कि चुनाव के वक्त एक तरह से लॉलीपॉप के तौर पर देखी जाती है, उसे अगर हम इसका आकलन करें एक दबाव के तौर पर, इकोनॉमी पे बोझ के तौर पे, तो किस तरह से देखेंगे? देखिए, ये मतलब पॉलिटिकल एस्पेक्ट को साइड में रखते हुए आर्थिक रूप से इसका क्या असर होगा, चाहे वो पेंशन हो या हम बात करें कि किसान ऋण वापसी की बात करें या हम बिजली की सब्सिडी की बात करें। ये अलग अलग तरीके हैं जिसके कारण हमारा जो फिस्कल है, जो वित्तीय हालात है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उन पे असर पड़ता है। अब जैसे इस समय मुद्दा गर्म है पेंशन के मामले में, तो पेंशन में क्या फर्क पड़ रहा है कि बेसिकली क्या हो रहा है कि आप अगर पुराने समय में देखें, जिस तरीके से लोगों की उम्र बढ़ रही है, जो हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक समय था जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 60-65 साल होती थी, जो बढ़ते बढ़ते आपके 70-75 साल तक पहुंच चुकी है। तो एक सरकारी मुलाजिम जो रिटायर होता है, उसको आगे ऑन एन एवरेज कोई 15 से 16 साल तक उसे पेंशन मिलती है। अब यह पेंशन जो उसने सरकार के लिए कार्य किया उसके बेस पे है, और उसमें क्या होता है कि आपका जो लास्ट सैलरी ड्रॉन है उसके 50% और कितने साल उसने सर्विस की है, दोनों के ऊपर निर्भर करके उसका बेस एक पेंशन डिसाइड होता है। और जिस तरीके से डीए सरकारी मुलाजिमों का बढ़ता है, उसका असर हमें पेंशन में भी देखने को मिलता है। अब क्या है, जिस हिसाब से हमने देखा कि इस वर्ष आपका इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा रहा, कोई 6.5% के करीब रहा, वही आपको जो डीए जो एम्प्लॉय को और पेंशनर को मिलेगा, उससे उसका खर्चा बढ़ने वाला है। अब आने वाले समय में क्या होने वाला है कि हमें एक समय ये देखने को मिलेगा कि जो पेंशन बिल है सरकारों का, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो पेंशन बिल जो है वो आपका सैलरी बिल से ज्यादा होने की उम्मीद है। क्योंकि हम किसी भी प्रदेश की बात करें या राज्य केंद्र सरकार की बात करें, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो दिन ब दिन कम हो रहे हैं, परंतु रिटायर्ड एम्प्लॉयों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब इसके कारण क्या असर पड़ता है? देखिए, जो हमारे आमदनी के स्रोत जो है सरकार के,
वो आमदनी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो कहाँ से आती है? वो आती है टैक्सेस से। दूसरी वो आमदनी आती है हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू जो बोलते हैं, जिसमें आपको जो जो यूजर चार्जेस जो होते हैं वो उस पे आती है, और कुछ हिस्सा हमारा जो डिसइन्वेस्टमेंट उससे आता है। अब इस समय जो हिंदुस्तान की रिक्वायरमेंट है, हमें बुनियादी ढांचे पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा खर्च करना है। और जो चीजें हैं, 3 चीजें हैं जो वो कमिटेड हो जाती हैं, जिसको आप कट नहीं कर सकते। उसमें एक है इंटरेस्ट, क्योंकि हमारा जो जो डेट है, उधारी, वो बहुत ज्यादा है। दूसरा है आपका पेंशन, और तीसरा है सैलरी। अब इसमें 2003 में न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी। पहले केंद्र सरकार में लागू हुई, उसका धीरे धीरे लगभग सभी राज्यों ने उसको लागू किया है। अब ये है कि जिस समय हमारी आमदनी कम होती है, अब देखिए धीरे धीरे क्या है कि अब जैसे इन्फ्लेशन कम हुआ, तो टैक्स हम जो देते हैं वो नॉमिनल जीडीपी पे देते हैं। तो नॉमिनल, उदाहरण के तौर पे, अगर एक पेन पिछले साल 10 रुपए का था और इस साल 12 रुपए का होता है, बिना पेन का प्रोडक्शन बढ़ाए हुए 20% हमारा ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता है। परंतु जिस हिसाब से इन्फ्लेशन घटेगा या कंट्रोल में आएगा, तो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कम होता है। और या कह लीजिए उसमें जो वृद्धि जो हमें पहले देखने को मिली है, वो वृद्धि देखने को नजर नहीं आती। और इसका सीधा सीधा असर क्या होता है? अगर हम खर्चा वही रखेंगे तो मैं हमें और उधार लेना पड़ेगा, हमारा डेट बढ़ेगा। डेट बढ़ेगा तो हम इंटरेस्ट कॉस्ट में एक ज्यादा हिस्सा वो करेंगे, और उसके कारण क्या होता है कि आपका जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इरिगेशन हो, रोड्स हो, पावर हो, या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए आपके पास पैसा कम रहता है। और अगर हम इन सब चीजों में असर नहीं, इन्वेस्ट नहीं करते, चाहे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका हेल्थ और एजुकेशन आया, और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये सब चीजें आती है। अगर उस पर खर्चा नहीं करते, तो जो हमारी इकोनॉमी की जो पोटेंशियल ग्रोथ है या उसकी वृद्धि की जो क्षमता है, वो क्षमता धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, जो हम पहले देख रहे थे 8% से घट के 7 और 6 के आसपास आ गई है, उस पर एक असर पड़ता है। तो ये दुधारी तलवार है। अगर हम खर्चे पे कंट्रोल नहीं करते, तो उसका असर सीधे सीधे ये पड़ता है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो हिट करता है, आपका सोशल सेक्टर हिट करता है, और लॉन्ग रन में वो आपको ये दर्शाता है कि आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, और इकोनॉमी स्लो डाउन मोड पे चली जाती है। और फिर हम जिसको कहते हैं, जो इकोनॉमिक्स एक टर्म यूज करते हैं, डेट ट्रैप, या जो कंपनियां जो जो दिवालिया होती हैं, उसमें क्या होता है कि आपने घाटा हुआ, उस घाटे की भरपाई के लिए और उधार लेते हैं, और उसके कारण उस उधार को चुकाने के लिए फिर और उधार लेते हैं, और फिर उस उधार को चुकाने के लिए फिर और उधार लेते हैं। तो ये जो है डेट ट्रैप, इसमें इकोनॉमीज फंस जाती है। हालांकि एक बात बहुत आई थी कि इंडियन स्टेट भी श्रीलंका बन जाएंगी, उसकी संभावना कम है, बिल्कुल। क्योंकि हिंदुस्तान का जो स्टेट गवर्नमेंट का, और अगर हम केंद्र सरकार का भी देखें, मैक्सिमम बोरोइंग केंद्र सरकार का डोमेस्टिक है, और राज्य सरकारों का लगभग ठीक है। पूरा का पूरा डेट जो है वो डोमेस्टिक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब जरा हम जो कर्मचारी हैं, चूंकि उनके लिए बार बार फायदे की बात की जाती है, जब इसकी राज्य सरकारें दुहाई देती हैं। रेखा अग्रवाल, जानी मानी वकील, सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। हम इकॉनमी के नज़रिए से तो देख रहे हैं कि एक प्रेशर जो है वो इकॉनमी पर बनेगा। राज्य जो फ्रीबीज की बात करते हैं, उसको लेकर लगातार विवाद भी बना हुआ है। लेकिन चुनाव और बाकी पहलुओं से अलग, अगर हम सिर्फ कर्मचारी को देखें, कितना प्रैक्टिकल अभी फिलहाल देख रही हैं? और क्या जो पुरानी पेंशन व्यवस्था जिसे ख़त्म किया गया था, उसे बड़े पैमाने पर जो लागू करने की तैयारी है, चाहे वो राज्य अपने स्तर पर कर रहे हों, वो कितना आपको व्यवहारिक फिलहाल दिख रहा है, या केवल ये चुनावी रेवड़ी बनकर ही बन जाएगा?
आपने बिल्कुल सही दो शब्दों का इस्तेमाल किया, चुनावी रेवड़ी और पहले जो आपने शुरुआत में कहा कि लॉलीपॉप। तो मोंटेक्स गालिवाली ने जो बिल्कुल सही कहा कि ये जो कुछ स्टेट्स जो हैं ये ओल्ड पेंशन स्कीम को जो वापस से लाने की जो शुरुआत कर दी गई है, ये आखिर में जाके एक बहुत बड़ा घाटा जो स्टेट्स को होगा। और देखिए जो पुरानी पेंशन स्कीम जब 2004 के अंदर खत्म कर दी गई थी, तो बहुत सोच विचार के अटल बिहारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी थी। और पहले तो क्या था ना कि वो जो था कि कंट्रीब्यूटरी स्कीम नहीं थी। तो अब जब नई पेंशन स्कीम के अंदर जो कंट्रीब्यूटरी आ गया कि जो एम्प्लॉइज हैं वो भी अपना कंट्रीब्यूट करेंगे उसके अंदर पेंशन के अंदर, तो गवर्नमेंट भी उतना का उतना बराबर करेगी। तो उस हिसाब से जो एक मार्केट लिंक्ड पेंशन जो थी वो जो एम्प्लॉइज को मिलती थी और कर्मचारियों को मिलती थी। पर पुराने के अंदर तो ये जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसके अंदर इस तरह का प्रावधान नहीं है। तो इसके अंदर जो मुझे लगता है कि जो कर्मचारी जो अभी जो सरकार जो कुछ के राज्य सरकारें जो इस तरह की पुरानी पेंशन स्कीम के ऊपर आ रही हैं, वो सिर्फ एक जिसको कहते हैं मन लुभाने की बात कर रही है, मन लुभाव रही है अपने कर्मचारियों को। उनको लग रहा है कि देखिए हमें कुछ कंट्रीब्यूट करने को नहीं पड़ेगा अपनी सैलरी में से, और हमें रिटायरमेंट के बाद में अपनी जो पेंशन है, लास्ट ड्रॉन पेंशन है, उसके हिसाब से हमें पेंशन जो है वो मिल जाएगी लास्ट ड्रॉन सैलरी के हिसाब से। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बन के रह जाएगा। और आखिर के अंदर जो स्टेट्स हैं, जैसे कि पहले वाले स्पीकर ने भी बहुत अच्छी तरह से समझाया इस बात को कि जो सरकार जो है उसके पास में, केंद्रीय जो सरकारें हैं उनके पास जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनके लिए पैसा स्पेंड करने के लिए नहीं बचेगा, खासकर पब्लिक हेल्थ के ऊपर, मेडिकल हेल्थ के लिए। नेचुरल कैलामिटीज जो होती हैं, कभी बाढ़ आ गई, कभी भूचाल आ गई, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हमारे देश में आती रहती हैं, उन सब चीजों के लिए राज्य जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करेंगी। तो मुझे लगता है कि जो 2004 के अंदर जो एनपीएस जो बनाई गई थी उसके बारे के अंदर सरकार ने 2004 में सोच विचार के करा था। और अगर जो कुछ राज्य अभी इस पुरानी स्कीम को पर वापस ओपीएस को लागू कर जिन्होंने शुरुआत कर दी गई, वो इस बात को नहीं देख रहे कि बाद में उनको जो अनफंडेड लायबिलिटीज हैं, जो लायबिलिटीज जो हैं जिसके लिए पीछे से कोई कॉर्पस इकट्ठा नहीं हो रहा, पैसा नहीं है, उसको वो कहाँ से मीट करेंगे। तो जैसे ही कोई एम्प्लॉई जो है वो रिटायर होगा, उसको तो अपनी पेंशन जो उसका मीटर तो डाउन हो जाएगा, वो तो कहेगा कि मुझे मेरी पेंशन चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से। पर जब वहां पे सरकार के पास में उसका कॉर्पस नहीं रहेगा, तो मुझे लगता है कि सरकार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाली है। तो इसलिए जो नई पेंशन स्कीम है उसके हिसाब से अगर राज्य चले तो वो सभी के लिए व्यवहारिक ढंग से भी सही रहेगा। और कर्मचारियों को भी एक जो शॉर्ट गेन्स जो वो देख रहे हैं कि देखिए अभी हमें कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ रहा, उनको उसके बारे में सोचना चाहिए कि ये आर्थिक तरीके से अभी अच्छा लग रहा है पर बाद में जाके बहुत भारी पड़ने वाला है। राज्य सरकारों को इस तरह की शॉर्ट टर्म गेन्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर हम ब्रॉडर पिक्चर को देखें, राज्य के विकास के बारे में सोचें, और विकास के लिए हर तरीके का विकास हमको देखना है। इकोनॉमी का विकास देखना है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देखना है। तो अगर उन सब चीजों को इसका मुआवजा जो है उनके ऊपर पड़ता है, तो मुझे लगता है कि ये जो राज्य सरकारों ने जो स्टार्ट कर दिया है, कुछ राज्यों ने कर दिया है, वो एक बिना सोच के किया है, एक बहुत संकुचित सोच जो है उसके ऊपर आधारित है। देखिए 2004 के बाद में अब हम 2023 के अंदर आ गए हैं, तो इतने सालों से जो एनपीएस थी वो अच्छी भली जो राज्य है वो बरत रहे थे। अब ऐसी क्या बात आ गई है कि वापस से वो अपनी ओपीएस के ऊपर, ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर जाने की शुरुआत कर दी गई है। तो वापस से राज्यों को इस तरीके के जिसको हम कहते हैं डोल देना, लॉलीपॉप देना, ये बंद करना चाहिए और देश के हित के बारे में और राज्य के हित के बारे में सोचना चाहिए। तो एक कानूनी दृष्टि से भी देखें तो ये जो है, भले कोर्ट्स इस तरह के पॉलिसी मैटर्स के अंदर इंटरवीन नहीं करती हैं, ये हस्तक्षेप तभी करती है जब वो कोई गैर कानूनी या असंवैधानिक बात हो। तो इसके अंदर कुछ, अगर फ्रैंकली अगर मैं बात कहूँ, इसके अंदर कुछ असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी राज्य जो है इसको लागू करते हैं, गैर कानूनी भी नहीं है, असंवैधानिक भी नहीं है, तो कोर्ट्स का इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर हो जाता है। परंतु ये आखिर के अंदर जाके मुझे लगता है कि राज्यों के लिए जो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं उनके लिए हानिकारक होगा। इस तरह की लायबिलिटीज इकट्ठी हो जाएंगी जिनको राज्य जो है वो पूरा कर नहीं पाएंगी।
बिल्कुल, और बहुत सारे मेरे ऐसे सवाल थे। आप दोनों वक्ताओं ने इतनी खूबसूरती से उन सारी चीज़ों को कवर किया और बहुत स्पष्ट तरीके से बड़े आसान भाषा में बताया। और इस चर्चा का निचोड़ यही निकला है कि ये जो अभी हमें एक नज़दीक का ये तात्कालिक जो है वो फ़ायदा भले नज़र आ रहा हो, जो राज्य जो है वो चुनावी दौर में इसको एक लॉलीपॉप, एक रेवड़ी की तरह लोगों को लुभा रहे हों, लेकिन जिस तरह से हम इकॉनमी के मामले में एक मजबूती हमारी नज़र आ रही है, उसमें एक प्रेशर पॉइंट्स बन सकते हैं। जिस तरह से अगर हम पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करते हैं, हो सकता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम और जो न्यू पेंशन स्कीम है, इनके बीच का कोई रास्ता निकाला जाए तो वो शायद ज़्यादा बेहतर होगा और एक रिफॉर्म शायद उस दिशा में नजर आए। उम्मीद यही करते हैं कि एक ब्रॉडर पिक्चर में, चाहे राज्य सरकारें हों, चाहे नीति नियंता हों, वो सभी इसे एक ब्रॉडर पिक्चर में देखें और ये कोशिश करें कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर कोई भार ना पड़े, जो कर्मचारी हैं उन्हें भी किसी तरह का नुकसान ना हो और एक बेहतर व्यवस्था, एक बेहतर सिस्टम जो है वो काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे देवेंद्र पंत सर आपका, इसके साथ ही रेखा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली हमारे विषय की ओर, और जो अगला विषय है वो सीधा जुड़ा हुआ है चीन से। जी हां, जिस कोरोना ने ड्रैगन की इकॉनमी की रफ्तार को सुस्त कर दिया था, क्या एक बार फिर वो रफ्तार पकड़ चुकी है? क्या चीन जीरो कोविड पॉलिसी से हुए नुकसान की भरपाई कर लेगा? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं क्योंकि 2022 में चीन की इकॉनमी की ग्रोथ रेट 3% रही है, जो वर्ल्ड बैंक के 2.7% के ग्रोथ अनुमान से ज्यादा है। दिसंबर महीने के रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़ों के अनुमान को बीट किया है। ऐसे में सवाल है कि क्या ड्रैगन इकॉनमी एक बार फिर एक्सपर्ट्स के सभी अनुमान को पीछे छोड़ते हुए आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आगे निकल जाएगी? जीरो कोविड के बाद इकॉनमी की रीओपनिंग से हालात क्या बदले हैं? दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब चीन एक बार फिर पुराने फॉर्म में आने के लिए क्या तैयार है? ऐसे में सवाल है कि भारत को इससे क्या चुनौतियां हैं? क्या चीन का विकल्प बनने की राह में एक बार फिर चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ने लगे हैं, या फिर भारत के लिए अवसर बरकरार है? इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं। प्रोफेसर विवेक सिंह जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। प्रोफेसर विवेक सिंह, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाव स्वदेश में। और लगातार जब हम चीन और भारत की बात करते हैं तो एक अवसर की भी बात करते हैं, और इन अवसरों में हाल फिलहाल हमने देखा कि जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स थे, बड़े बड़े जो ऐसी कंपनियां थीं जो शायद खबरों में ही सही, रिपोर्ट्स में ही सही, भारत को एक विकल्प के तौर पर देख रही थी। हाल ही में हमने एक सर्वे भी देखा जिसमें ये साफ तौर पर दुनिया के जो बिलियनियर्स थे उनका झुकाव जो है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो एक बड़े कंज्यूमर बेस की वजह से, एक बेहतर पॉलिसी जो हाल फिलहाल भारत में नज़र आई है, एक स्थिरता जो गवर्नमेंट में नज़र आई है, उस वजह से वो भारत की ओर देख रहे हैं। हाल फिलहाल जो चीन का डेटा आया है, इसका आकलन आप किस तरह से करते हैं? हालांकि ये भी एक स्लोई डाउन ही है अभी चीन में। 50 सालों में अगर देखा जाए दूसरी बार है कि इस इतने कम स्तर पर वहाँ पर जीडीपी पहुंची है। फिर भी भारत के लिए क्या कंसर्न आप देखते हैं, या अभी भी अवसर हमारे लिए बरकरार है? जी, बिल्कुल आपका कहना ठीक है कि आप देखिए तो काफ़ी दशकों के बाद इतनी स्लो ग्रोथ रेट हमको देखने को मिली है। हालाँकि जब कोविड-19 आया तो सबको पता है। अब देखिए, मैं इस पे नहीं जाऊँगा कि कोविड-19 का क्यों आया, कैसे आया, उसके पीछे क्या रहा होगा। हालाँकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसके बाद सबको पता लगा। तो चीन की मंशा क्या थी, वह इससे जो है फ़ायदा उठाना चाहता था कि नुकसान उठाना चाहता था, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो चीन के ऊपर इसका असर पड़ा है, खास करके इकोनॉमिक फ्रंट पे, उस हम सबको देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर आप देखिए डेटा को तो सिर्फ साफ दिखा रहा है कि जो चीन की इकोनॉमी थी, जो खास करके हम कोविड-19 की बात करते हैं, जो लगभग 2020 में जो है, उसका जो अगर हम उसके जीडीपी साइज़ की बात करें, तो वो लगभग 17.8 ट्रिलियन डॉलर की थी, 17.8। और अभी जो है, अगर आप देखिए 2022 के अंत में जो है लगभग 17.84 ट्रिलियन डॉलर की है। तो मतलब इसमें जो है, उसने भी बहुत ज़्यादा कोई सफलता नहीं पाई है। और भारत के अगर आप देखिए तो उसमें हमने जो है लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर की हमने जो है इकोनॉमी हमारी हो गई है। अब यहाँ पे बात ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत के देखना पड़ेगा ना कि भारत की जो पॉलिसीज है, जो हमारी स्थिरता है,
और उसको अगर हम कंपेयर करें तो दुनिया की सारी जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो आपका आकलन करती है कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाले सालों में कैसा रहने वाला है। तो उसमें अगर देखिए सबने लगभग, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, या हमारा जो है, जो हमारा नेशनल लेवल पे जो आरबीआई जो एक एस्टिमेशन करता है कि हमारी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज की वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, तो सबके अगर आप आंकड़े देखें तो बहुत अच्छे सबके फिगर है। हालाँकि थोड़ा कट डाउन हुआ है, लेकिन जो है सबको क्योंकि उम्मीद है भारतीय अर्थव्यवस्था से, और इसीलिए जो है आप देखेंगे कि 6-7% तक हमको ग्रोथ रेट दिखने की संभावना दिख रही है। लेकिन अगर आप चीन की देखिए तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अगर आप देखिए तो जो लॉकडाउन हुआ, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी अपनाई गई, उसकी वजह से चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी हद तक उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और आपको ये तो सबको पूरी जग जाहिर है कि चीन की जो डिमांड है, जो प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है, वो न केवल उनके नेशनल मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी चीन की प्रोडक्ट की डिमांड आज जो है बहुत कम हो गई है। तो इसका असर पड़ना ही है। यूक्रेन वॉर है, जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, उसकी वजह से भी चीन की इकोनॉमी पे बहुत हमको नेगेटिव असर देखने का पड़ रहा है, जो कि परिलक्षित हो रहा है इसके जो है ग्रोथ को, रेट को हमको देख के। रही बात रियल एस्टेट में, अगर आप देखें तो उसका लगभग अभी हाल में ही 10% का डिक्लाइन हुआ है। तो रियल एस्टेट सेक्टर जो कि उसका एक अच्छा सेक्टर था, मैन्युफैक्चरिंग था, रिटेल सेक्टर था, ये सब के सब कहीं न कहीं जो है वो धराशायी हुए हैं। तो इसका असर हमको देखने को मिल रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था जो हमको लग रहा था कि हो सकता है कि हमको तो लग रहा था इससे और खराब परफॉर्मेंस होगा, लेकिन फिर भी 2.3% जो 2% के आसपास का जो परफॉर्मेंस चीन की अर्थव्यवस्था का है, तो बहुत ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिए लास्ट ईयर की, अगर उसने मैनेज किया था 8% के आसपास का था, लेकिन जिस तरीके से जो है कोविड-19 फिर से वहाँ पे हुआ, आप देखिए नंबर ऑफ डेथ्स कितने ज़्यादा थे, और फिर से जो है कोविड-19 वहाँ क्या जो है त्राहिमाम मचाया। तो उन सबको देखते हुए ये तो होना ही था, क्योंकि देखिए अगर जो है एक समय था जब जो यूके है उसका जो है बोलबाला था, अमेरिका का दौर आया, अब ज़ाहिर-सी बात है इस सदी में अगर किसी का दौर आएगा तो भारत का ही आएगा, और भारत के जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे यहाँ पे स्थिरता है, जो इन्वेस्टर का जो पूरे दुनिया के ग्लोबल लेवल पे जो इन्वेस्टर का झुकाव है, वो हमारी तरफ है, तो ज़ाहिर-सी बात है भारत की भी बहुत सारी संभावनाएँ हैं, और भारत को बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा प्रोफेसर विवेक, के जो डेटा मैं देख रहा हूँ और ख़ासतौर पे आयात के मामले में, कि 2003-2004 में चीन से भारत का आयात करीब 4.34 अरब डॉलर का था। 2013-14 तक आते आते ये 51 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गया। और अगर हम इस आंकड़े को देखते हैं तो इन 10 सालों में, यानी 2003-2004 से 2013-14 तक 10 वर्षों में आयात भी 10 गुना बढ़ गया। हम जानते हैं कि सबसे बड़ा जो निर्भरता है वो एपीआईज की है, यानी दवा बनाने के लिए जो कच्चा माल है, बहुत से और हैं, कैपिटल गुड्स हैं। द्विपक्षीय जो कारोबार हम देखते हैं दोनों मुल्कों में, उसमें चीन का पलड़ा इस मामले में हमेशा भारी रहता है। तो जो जिस रेस में हम हैं उसमें हमारी निर्भरता जो चीन पे है, ख़ासतौर पे आयात के मामले में, वो बहुत ज़्यादा है। और इस दिशा में बार बार जो कंसर्न है वो सरकार भी उठाती रही है। हमने संसद में भी देखा, कई बार सरकार के प्रतिनिधियों ने इस पर बहुत जोर देकर कहा कि ये बहुत बड़ा गैप है। कैसे हम जो है वो compete करें और किन चीज़ों पर हमारा फोकस बढ़ाना होगा? देखिए, अगर आप देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए जो ख़ास करके आपने कहा ना कि दवाओं के सेक्टर में, जो दवाओं के क्षेत्र में, हमको बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास कुछ इनपुट चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है और चीन से हमको मिल सकते हैं। तो उस क्षेत्र में हमको चीन के ऊपर निर्भरता है। देखिए, इंटरनेशनल बिज़नेस का एक बेसिक सिद्धांत है, क्योंकि मैं उसको पढ़ाता भी हूँ। तो एक बेसिक सिद्धांत है कि हर देश जो है पूरी तरीके से अपने आप में पूर्ण नहीं है। कहीं न कहीं हम अपूर्ण हैं, इसीलिए हम एक-दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड का यही बेस होता है, क्योंकि हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ हम में हम अच्छे हैं, कुछ में दूसरे देश अच्छे हैं। तो इन सबको फ़ायदा उठाने के लिए जो है हम एक-दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो बिल्कुल हमारे पास कुछ चीज़ों का अभाव है जो कि हमें चाइना से मिल सकता है, तो उसके लिए हम चाइना से वो कच्चा माल खरीदते हैं, और ख़ास करके दवा के सेक्टर में तो हम खरीदते ही हैं। लेकिन जो है भारत के पास वही ऑप्शन है, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में जो है चीन की इस प्रोडक्ट की माँग कम हो गई है, और ऐसे बहुत सारे देश हैं, आप दवा के क्षेत्र में देखिए या और बहुत सारे क्षेत्रों में देखिए, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि हमें उसकी पूर्ति करवा सकते हैं। तो हमें बस भारत के हित को सबसे पहले ध्यान में रखना है। अगर हमको इससे बेहतर क्वालिटी के और इससे कम
पैसे में अगर हमको कहीं और से मिल सकता है, तो हमको सेकंड ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए। और रही बात जो आपने कहा कि कुछ सालों में 10 सालों में 10 गुना से ज़्यादा हमारा जो है आयात हो गया है। तो देखिए भारत की बहुत बड़ी समस्या तो रही है कि हमारा जो है आयात जो है ज़्यादा है और ऐसे देशों से ज़्यादा है जो कि हमारे कहीं न कहीं रिश्ते कुछ उनसे खराब हैं। तो देखिए आयात की तो क्योंकि देखिए हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ चीज़ों की कमी होगी और उसको हमको आयात करना पड़ेगा। जैसे क्रूड ऑयल है या आपने कहा ना दवा बनाने के लिए हमको कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो इन सब चीज़ों में हमारे को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको दूसरे सप्लायर मिलते हैं, दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर हमसे अगर एग्रीमेंट होता है और ठीक रेट पर हमको मिलता है, तो हम पर उस पर निर्भरता ज़्यादा बनानी चाहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म भारत को डेवलप करना है, तो अपने हमें इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को ठीक रखना है। हमें ऐसा कुछ करना है ताकि हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी थोड़ी कम हो और उसके लिए सरकार काम कर रही है। मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में अगर आप देखिए, हमारा ग्रोथ रेट जो खास करके इंटरनेशनल ट्रेड में है और सर्विसेज़ सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, जो हमारा ग्रोथ रेट है, वो अच्छा खासा है और इसी वजह से हमारे पास फॉरेक्स वगैरह भी बहुत अच्छा हमारे पास आज की स्थिति में हम हैं। लेकिन हाँ, सुधार की संभावना हर जगह होती है। हमको कुछ ऐसे अपने प्रायोरिटी सेट करने होंगे ताकि हम चीन के ऊपर थोड़ा डिपेंडेंसी हमारी जो है कम हो और हम दूसरे देशों की तरफ हम बिल्कुल देख सकते हैं और हम देख रहे हैं और आने वाले समय में आपके जो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज में चेंज हुआ है, जो हमारी सरकार की जो प्रायोरिटी जो चेंज हुई है, वो आने वाले सालों में हमको और देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। और यहाँ पर एक मैं कोट इस्तेमाल करना चाहूँगा। रघुराम राजन ने अभी कल ही कहा कि जो वैश्विक आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने मामले में भारत के चीन की जगह लेने के बारे में जो सोच हम रहे हैं, ये थोड़ा प्री मैच्योर है। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं या आप मानते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन थी भारत की, एक लंबा नज़रिया था, उस मामले में भारत ने जो अग्रेसिव अप्रोच अपनाई है अपने मैन्युफैक्चरिंग में या कंपनियों को आकर्षित करने मामले में या विदेशी निवेश लाने के मामले में, और मेक इन इंडिया जो ख़ास तौर पे एक कैंपेन रहा है, इन सब ने उस उम्मीद से पहले कहीं ना कहीं भारत की रफ्तार बढ़ाई है? या आपको लगता है कि रघुराम राजन जो कह रहे हैं वो फिलहाल सही है? देखिए, रघुराम राजन जी की अपनी बात है, उनकी अपनी जो है सोच है। लेकिन देखिए इस दुनिया में आज के ज़माने में प्रीमैच्योर कुछ नहीं होता है। हम जो कुछ कहते हैं उसके पीछे तथ्य होते हैं। अगर आप जाइए हज़ार साल पहले चले जाइए तो हमारा जो है 3% के ज़्यादा जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो होता था, वो भारत का होता था। एक समय आया जब अगर चाइना सोचता कि हम चाइना जो है अमेरिका से आगे आ जाएगा या अमेरिका सोचा कि हम यूके से हम आगे चले जाएँगे, तो उस समय भी लोग बोलते थे कि प्रीमैच्योर है। क्योंकि ऐसी बातें करना लोगों को प्रीमैच्योर बातें, उनको लगेगा कि नहीं ये बात जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए जिस तरीके से इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़े हैं, जिस तरीके से पूरी दुनिया से अगर आप देखिए ना, पूरी दुनिया से अगर किसी का बायकॉट आज हो गया है इकोनॉमिक फ्रंट पे तो चाइना का है और चाइना के बायकॉट हुआ है, उसके लिए आप देख सकते हैं उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, उसकी विस्तारवादी नीति जिम्मेदार है और इसकी वजह से आज उसको आर्थिक परिणाम जो है भुगतने पड़ रहे हैं। तो देखिए ये प्रीमैच्योर नहीं है, बिल्कुल देखिए समय लगता है और कोई चीज़ आप बड़ा चीज़ अचीव करने चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको समय लगेगा। लेकिन जो कहा जो भारत सरकार कह रही है, बिल्कुल इसमें कोई दो शक्ति नहीं है। हम सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था है, हम इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहे हैं। समय ज़रूर लगेगा, लेकिन वह दिन ज़्यादा दूर अब नहीं है, जब भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा और 17 जो ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, हमारे 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। एक समय ऐसा था जब जो है अमेरिका की इकोनॉमी बहुत बड़ी थी, चाइना की कुछ नहीं थी, उसके आस-पास पहुँचने के आज वो जो है रेस में है। तो ऐसे जो है भारत को हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास देखिए सब कुछ है। हमारे पास लगभग 140 करोड़ के लोग की जनसंख्या है। हमारे पास पूरे दुनिया में हमारे जो है साइंटिस्ट हैं, पूरी दुनिया में हमारे डॉक्टर्स हैं, पूरी दुनिया में हमारे इंजीनियर्स हैं। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर हम ठीक से अपना जो टूरिज़्म सेक्टर है, उसको डेवलप कर दें, तो 3 ट्रिलियन डॉलर की 3 ट्रिलियन तो हमारे जो है 5 साल में हमको वहीं से मिल सकते हैं। तो देखिए भारत में कुछ की कमी नहीं है, ना तो हमारे पास कैपिटल की कमी है क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र हम पे ऊपर है, ना तो हमारे पास संसाधनों की कमी है, ना तो हमारे पास मेरे ख्याल से आज के समय में इच्छा शक्ति की कमी है और अगर इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, तो कुछ असंभव नहीं होता है और असंभव बिल्कुल मेरे ख्याल से रघुराम राजन जी जो भी बोल रहे हैं, उनकी अपनी समझ है, लेकिन बिल्कुल संभव है और ये संभव होगा होगा और हमको दिखेगा भी। हाँ, इसमें समय ज़रूर लग सकता है।
तो शुक्रिया करेंगे आपका प्रोफेसर विवेक, और बहुत ही अच्छे से आपने विश्लेषण किया। थोड़ा क्रिटिकल भी हम हुए कि कहाँ कहाँ जो है वो एक प्रेशर पॉइंट्स है और कहाँ जो है वो हमें एक तरह से अपनी रफ्तार को और ज़्यादा बेहतर करना होगा। इसके साथ ही कहाँ हम बेहतर कर रहे हैं, कहाँ हमारे लिए संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं। और बहुत अहम बात आपने की, जो टूरिज्म सेक्टर है वहाँ पर जो है वो फोकस और बढ़ाना होगा और वो एक बड़ा वेटेज हम तक पहुँचा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा के लिए। बढ़ते हैं कुछ और अहम खबरों की ओर। कोल प्रोडक्शन बढ़ाने पर सरकार का फोकस है और कोल सचिव की अध्यक्षता में इस सिलसिले में बैठक हुई। बैठक में सभी कोल कंपनियां शामिल हुई। कोल प्रोडक्शन को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। 2023 से 2024 तक जो कोल प्रोडक्शन है उसको लेकर बहुत सारी बातें हैं। आपको बता दें कि इन सब को लेकर आखिर किस तरह से चीज़ें चल रही हैं वो हम माफ़ कीजिएगा, ये जो खबर है वो एयरपोर्ट्स के निजीकरण से जुड़ी हुई है। जी हाँ, एयरपोर्ट जो है वो एविएशन सेक्टर को लेकर बजट में बड़े ऐलान हो सकते हैं और इसे लेकर क्या ऐलान होने वाले हैं, समीर दीक्षित इस पे पूरी जानकारी दे रहे हैं। एविएशन सेक्टर में नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के तहत 20,000 करोड़ रुपए का फंड जनरेट करना है एसेट मोनेटाइजेशन के जरिए। तो वहीं मिनिस्ट्री ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी तय किया है कि अगले 4 से 5 सालों में 98,000 करोड़ का निवेश करना है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाए, इसको और आगे बढ़ाया जा सके। और ये सब कुछ तभी संभव है जब निजी निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा। यही वजह है कि सूत्र बता रहे हैं कि आगामी यूनियन बजट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। सूत्रों की माने तो एविएशन मिनिस्ट्री ने 11 से 12 एयरपोर्ट की एक लिस्ट तैयार की है जिसको जल्द ही प्राइवेटाइजेशन के लिए बिडिंग प्रक्रिया के लिए फ्लोट किया जाना है। इसमें कुछ बड़े नाम चेन्नई, कोलकाता, इंदौर एयरपोर्ट, विजयवाड़ा एयरपोर्ट, राजकोट एयरपोर्ट, जबलपुर, ऐसे बड़े एयरपोर्ट के नाम शामिल है जिनको प्राइवेटाइजेशन के लिए फ्लोट किया जाना है। और इसके जरिए मिनिस्ट्री ये देख रही है कि तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड जनरेट हो पाएगा। यही नहीं, इस एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के जरिए भी सरकार की कोशिश ये है कि जो मौजूदा एविएशन सेक्टर में ग्रोथ है इसको और आगे बढ़ाया जा सके। तो ये एक बड़ी घोषणा आगामी यूनियन बजट में हम देख सकते हैं क्योंकि कैबिनेट नोट भी रेडी है और बजट में अनाउंसमेंट के बाद इसके कैबिनेट अप्रूवल के लिए इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा ड्रोन एक अहम सेक्टर है जहां पर एविएशन मिनिस्ट्री खास तौर पे फोकस करती है। इस ड्रोन के लिए पीएलआई स्कीम का अनाउंसमेंट पहले ही किया गया था जिसका बजटरी आउटले 120 करोड़ रुपए था, लेकिन इसमें जिस तरीके का रिस्पांस मिला है इससे उत्साहित होकर के सरकार इसका बजटरी आउटले बढ़ा सकती है और आगामी बजट में इसका अनाउंसमेंट को हो सकता है। तो जो बजटरी आउटले अब पीएलआई स्कीम का रह सकता है वो तकरीबन 200 से 250 करोड़ रुपए रह सकता है ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स के लिए। इसके साथ ही साथ उड़ान स्कीम यानी कि छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ना, इसके लिए जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है इस पर भी सरकार जो फंड है उसका दायरा बढ़ा सकती है और एमआरओ सर्विस में निजी निवेश को आमंत्रित करने के लिए भी सरकार दरवाजे खोल सकती है। तो ये कुछ अहम अनाउंसमेंट आगामी बजट में एविएशन सेक्टर के लिए हम देख सकते हैं। बढ़ते आगे, बजट में एविएशन सेक्टर को लेकर क्या ऐलान हो सकते हैं ये तो आपने सुना। वहीं जीएमआर इंफ्रा के सीईओ ने हमसे खास बातचीत में कहा कि एविएशन इंफ्रा फंड से सेक्टर की ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। जीएमआर इंफ्रा के सीईओ से खास बातचीत की हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने। Numbers, the flying numbers indicate that we have reached to pre-COVID, even surpassed the pre-COVID levels. You think so? Domestic and at international front, what the numbers indicate? Currently, domestic has recovered to pre-COVID level. Okay. International is at about 85% of pre-COVID level. Okay. We are expecting that domestic growth will continue, so we should exceed pre-COVID number very soon. International, since China is still closed, Yes, sir. so that is the part of the traffic that we are yet to recover. Okay. And there was the problem of this congestion, which was largely addressed. Do you think so that now all the issues have been addressed when it comes to congestion part? Right now, there is no congestion that is being reported from the airport, and that is something that we have been updating even on social media. And the waiting time period that has also been reduced. The waiting period for the passengers. Your comment on this? Waiting period has come down at all the checkpoints. और अब रिलायंस कैपिटल रेजोल्यूशन पर बड़ी खबर। एडमिनिस्ट्रेटर ने 19 जनवरी की जगह 23 जनवरी को चैलेंजर राउंड का सुझाव दिया है। पूरी डिटेल्स दे रहे हैं अंकुर मिश्रा।
हिंदुजा ने कोर्ट में सबमिशन दिया है कि वो जो नया चैलेंजर राउंड है उससे अभी के लिए विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, लेकिन चैलेंजर राउंड जो 19 जनवरी से शुरू होने वाला था वो अब 23 जनवरी से शुरू हो सकता है, क्योंकि कोर्ट ने अभी भी टॉरेंट के पेटिशन पे कोई फैसला नहीं लिया है। और टॉरेंट ने पेटिशन दिया था कि जो नया चैलेंजर राउंड है वो कंडक्ट नहीं किया जाए। उसकी जो आखिरी बिड थी 8,640 करोड़ रुपए की, जो कि ऑल कैश बिड थी, उसको कंसिडर किया जाए। और जो हिंदुजास की बिड आई थी करीब 9,000 करोड़ रुपए एनपीवी की, उसको कंसिडर नहीं किया जाए। अब देखना ये होगा कि एनसीएलटी इस पर क्या फैसला लेता है। बट अभी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर का सजेशन यही है कि 23 जनवरी से जो नया चैलेंजर राउंड है वो कंडक्ट हो सकता है। तो ये एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक के लिए अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि जो पिछले राउंड में 9,000 करोड़ रुपए तक की बिड आई थी, नए चैलेंजर राउंड में बेस प्राइस ही करीब 9,500 करोड़ रुपए का है। और देश में कोयले का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आज एक अहम बैठक हुई। कोयला सचिव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में क्या फैसले लिए गए, प्रकाश प्रियदर्शी इसका पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। देखिए, देश में कोल प्रोडक्शन बढ़ाने के मकसद से आज एक अहम समीक्षा बैठक हुई। कोल सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें सभी कोल कंपनियां शामिल रही। इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए। जो सबसे बड़ा फैसला था वो ये था कि वित्त वर्ष 2023-24 में कोल प्रोडक्शन का क्या टारगेट होगा वो तय कर दिया गया है। आज की बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन का टारगेट जो है वो तय किया गया है। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो इसमें 780 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन जो है वो कोल इंडिया को करना है वित्त वर्ष 2023-24 में। साथ ही साथ एससीसीएल को 75 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन का टारगेट जो है वो हासिल करना है। साथ ही साथ कैप्टिव माइंस और कमर्शियल माइंस से 162 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन का टारगेट जो है वो रखा गया है। इसके अलावा कोयला मंत्रालय को इस बात की भी जानकारी दी गई कि कोल इंडिया लिमिटेड के 290 माइंस ऐसे हैं जो कि ऑपरेशनल हैं, और इसमें से 97 माइंस ऐसे हैं जहां पर सालाना कोल प्रोडक्शन जो है वो 1 मिलियन टन से भी ज्यादा है। इसके अलावा कोयला मंत्रालय ने इस बात की भी उम्मीद जताई है कि चालू वित्त वर्ष में कोल प्रोडक्शन का जो टारगेट है वो 700 मिलियन टन से भी ज्यादा रहेगा। इस टारगेट को अचीव किया जाएगा। ये बैठक इस कॉन्टेक्स्ट में काफी अहम थी क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले ऊर्जा मंत्रालय ने सभी पावर प्लांट्स के लिए आवश्यक कर दिया था कि वो अपनी जरूरत का करीब 6% वेट के हिसाब से कोल इंपोर्ट करें ब्लेंडिंग पर्पस के लिए, क्योंकि कोयले का जो कंजम्पशन है और जितनी सप्लाई हो रही है उसमें गैप है, क्योंकि बिजली की डिमांड काफी बढ़ी है और उम्मीद की जा रही है कि इसमें और बढ़ोतरी होगी। ऐसे में ऊर्जा मंत्रालय का अनुमान है कि सप्लाई और कंजम्पशन का जो ये गैप है और बढ़ेगा। ऐसे में इंपोर्ट पर बल दिया गया। लेकिन आज की बैठक में डोमेस्टिक प्रोडक्शन के टारगेट को बढ़ाने की दशा और दिशा तय हुई है, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश के अंदर ही सफिशिएंट कोल प्रोड्यूस हो, ताकि इंपोर्ट पर जो निर्भरता है वो कम की जा सके। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में आशंका जताई गई कि दुनिया इस साल मंदी का सामना कर सकती है। साथ ही खाने पीने की चीजें और एनर्जी की कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन दावोस में भारत के लिए अच्छी खबर है, भारत इस मंदी में मजबूती से खड़ा रहेगा। दावोस पहुंचे दिग्गजों का क्या कहना है ये भी आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको अपने सहयोगी चैनल की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से बातचीत का एक अहम हिस्सा सुनाते हैं। We have prioritized India's needs and we have done so abashedly. We haven't done it meekly. There have been many who have tried to push us against the wall so that we are apologetic in our position with regards to this particular issue. The Prime Minister has said that this is not an era for war. But I think that the External Affairs Minister has very succinctly put India's position on the world stage. Yes, it brings about disruptions. Normally such kind of conflicts do have a disruptive impact over a long period of time. But what is it that you're assured of? You're assured that India will be a part of the solution. You're assured that India will be a part of humanitarian build-up back of processes which help all nations at large. In Davos, and if I were to describe IMF's outlook for 2023 in one line, it would be that we have a tough year ahead, but there are signs of resilience. A tough year because we still have high levels of inflation around the world, even though it's been coming down the last few months. Tough year because we still have the war and its spillovers to the rest of the world.
and we still have shocks from climate and from the pandemic going around the world. There are signs of resilience with strong labor markets in several countries, including the US and Europe, and we're seeing consumption holding up in several parts of the world. So we expect global growth to bottom out this year, but then improve towards the second half of this year and into 2024. It's important for monetary policy to stay the course and maintain restrictive policies to bring down inflation durably, and for fiscal policy to provide support to the most vulnerable in society. The most benefit will come out of 5G is the industrial application. And that is where we are most excited about. We have started to work with Bosch, we are working with Mahindra Auto to ensure that we can make their life better, more efficient, more cost effective. And I think that's where the excitement will be. And that's where people like us and Accenture or IBM go to market jointly, create solutions for all these companies and do what's required. In the meanwhile, people will get used to better speeds, high speeds, low latency for the regular devices as well. I mean, you can go back and live your moment of dial-up days, and you can never go back there. So similarly, when you get to 5G, it's very hard for you to go and work your normal routine affairs also on 4G. It's going to cost a lot of money to the entire telecom industry. Many players are here. Costs you a ton of money on spectrum. So we are looking at about $400-500 billion worth of spends by the industry in the coming few years to convert the world into a 5G space. और चलिए अब बात करते हैं दिग्गज कंपनियों के आने वाले नतीजों की। आज इंडसइंड बैंक के तीसरी तिमाही के नतीजे आ गए। कैसे रह सकते हैं नतीजे, बता रहे हैं हमारे सहयोगी हर्ष। जी, तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम का नंबर है वो 4495 करोड़ पे आया है। हमारा एक्सपेक्टेशन था 4500 करोड़ का एनआईआई आएगा, जो कि एक 18.5% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो काफ़ी इन लाइन। अपफ्रंट ही बता देना चाहता हूँ कि जो ओवरऑल सारे नंबर्स है एब्सोल्युटली इन लाइन है जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे, तो एक काफ़ी इन लाइन अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं इंडसइंड बैंक से। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें 3686 करोड़ पे आया है, 3686 करोड़ पे, जो कि एक 11.3% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रोविजनिंग हमने 1100 करोड़ के आसपास रखा था, 1064 करोड़ पे स्लाइटली बेटर जो प्रोविजंस का नंबर है वो आया है, पर अदरवाइज लार्जली इन लाइन। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखे तो 1964 करोड़ पे एक अच्छा 58% जंप दिखाता हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ओवरऑल एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर आया है इन लाइन विथ जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे। जब ROAs को देखें 1.87% पे अगेन एक काफ़ी हेल्दी जंप। जब मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखूँ Q2 में ROAs 1.7% पे था, 1.87% पे करंटली ROAs। और जब नेट एडवांसेस डिपॉजिट्स, जो कि नंबर्स ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है पब्लिक डोमेन में, एडवांसेस ग्रोथ 19% आया है, डिपॉजिट्स ग्रोथ 14.5, स्लाइटली लोअर आया था डिपॉजिट्स नंबर जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे, पर वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ कोर्स ऑलरेडी बिल्ड इन हो चुका है स्टॉक प्राइस में। अब जो नंबर्स आए हैं लार्जली इन लाइन जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे। और वहीं कल HUL अपने तिमाही नतीजे जारी करने वाले हैं। कैसे रह सकते हैं नतीजे, अनुमान के साथ है हमारी सहयोगी विन्नी मोतीवाला, जो दे रही हैं पूरा ब्यौरा। HUL के जो Q3 FY23 नंबर्स है, ये टाइम अराउंड हम लोग एक्सपेक्ट करें कि रेवेन्यू ग्रोथ आएगी अराउंड 14% की। मेनली ये टाइम भी प्राइसिंग लेड ग्रोथ ही होगी, पर वॉल्यूम ग्रोथ भी एक्सपेक्ट हो रहा है कि वहाँ पे भी थोड़ी इंप्रूवमेंट होगी, तो 5% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है दिस टाइम अराउंड। भूलिए मत कि कंपनी ने ऑलरेडी प्राइस हाइक ली हुई है काफ़ी अपने डिटर्जेंट सेगमेंट में, सोप सेगमेंट में, तो उसकी वजह से प्राइसिंग लेड ग्रोथ प्रीडोमिनेटली ये टाइम भी वही होगी। उसके अलावा प्रॉफिट की बात करें 11.6% की प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन सिक्वेंशली इंप्रूव होने की क्षमता है, क्योंकि क्या है करेक्शन हुई है रॉ मटेरियल प्राइसेस में, जैसे PFAD प्राइसेस देखे वहाँ पे करेक्शन हुई है, पैकिंग मटेरियल में करेक्शन हुई है थोड़ी, और उसके अलावा कंपनी ने प्राइस हाइक्स ली हुई है, तो वो थोड़ा सपोर्ट करेगा मार्जिन्स को सिक्वेंशियल बेसिस पे। पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रॉस मार्जिन्स अभी भी प्रेशर में रहेगी, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है, और EBITDA मार्जिन्स भी सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा इंफीरियर प्रोडक्ट मिक्स भी है जो EBITDA मार्जिन को इम्पैक्ट करेगा, और इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन जो एक्सपेक्टेड है EBITDA मार्जिन में अराउंड 140 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन, और EBITDA मार्जिन एक्सपेक्टेड है अराउंड 23.6% पे ये टाइम। उसके अलावा फैक्टर्स टू वॉच आउट फॉर कमेंट्री में देखेंगे कि रूरल अर्बन ट्रेंड्स कैसे शेप अप हो रहे हैं, डिमांड ट्रेंड्स वहाँ पे कैसी है, आउटलुक कैसी है उनकी न्यूट्रिशन बिजनेस में, प्राइसिंग एक्शंस क्या लेने वाली है कंपनी आगे जाते हुए, और डिस्क्रिशनरी सेगमेंट और आउट ऑफ होम कंजम्पशन कैसे शेप अप हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए।
चले बढ़ते आगे। एशियन पेंट्स के नतीजे कैसे रहेंगे, अनुमान अब बता रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। एशियन पेंट्स के नतीजे मिले जुले रह सकते हैं। आय में हमारा अनुमान है कि 11% की ग्रोथ रहेगी। कामकाजी मुनाफा 9% से बढ़ेगा कंपनी का। जो मुनाफा है उसमें 13% से 14% की ग्रोथ का अनुमान है और जो एबिटा मार्जिन होगा उसमें कमी आ सकती है सालाना आधार पर। लेकिन इस बार सीक्वेंशियली नंबर को भी कंपेयर करिए क्योंकि कच्चा तेल जिसमें गिरावट आई थी वो भी यहाँ पर फैक्टर प्ले करेगा। और अगर सीक्वेंशियली हम देखेंगे तो कामकाजी मुनाफा 38% बढ़ा दिखेगा कंपनी का, मुनाफे में 47% की ग्रोथ और जो कामकाजी मुनाफा है वो 14.5% से बढ़कर 17.9% के आसपास ये फिगर देखने को मिल सकते हैं। तो कामकाजी मुनाफे और ग्रॉस मार्जिन के फ्रंट पर हमारा अनुमान है कि नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। एक तो प्रोडक्ट मिक्स भी इनका काफ़ी बेहतर था। नवंबर और दिसंबर के दौरान इन्होंने हाई मार्जिन इनके प्रोडक्ट्स पर फोकस किया था, तो उसका फायदा इस बार मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ की अगर बात करें तो वहां पर थोड़ा दबाव दिखेगा। सालाना आधार पर 5% की ग्रोथ का हमारा अनुमान है और अगर पिछली तिमाही से भी कंपेयर करें तो हाई बेस था, 18% की ग्रोथ वहां पर देखने को मिली थी, तो उससे कंपेयर करें तो वॉल्यूम ग्रोथ इस बार म्यूटेड दिखाई देंगे। इन तमाम बातों के अलावा मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। वॉल्यूम और डिमांड आउटलुक ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी नज़र आ रही है, इस पर हमारा फोकस रहेगा। प्रोडक्ट मिक्स को लेकर कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है और कंपटीशन उनको ओवरऑल कैसा दिखाई दे रहा है, इन तमाम बातों से जुड़े जो मैनेजमेंट कमेंट्री होगी उस पर हमारी नजर रहेगी। इधर अडानी की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ की प्राइस तय हो गई है। एफपीओ के लिए फ्लोर प्राइस 3,112 प्रति शेयर तय की गई है। वहीं कैप प्राइस 3,276 रुपए प्रति एफपीओ इक्विटी शेयर तय की गई है। इसके साथ ही रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 64 रुपए प्रति एफपीओ शेयर का डिस्काउंट भी मिलेगा। 27 जनवरी को 20,000 करोड़ का एफपीओ खुलने जा रहा है। और डॉलर के मुकाबले रुपए में आज शानदार रिकवरी नजर आई। क्या है इस रिकवरी की वजह, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन। देखिए, रुपए में जो सबसे बड़ी तेजी की वजह यह है कि अब आज के सत्र में ऐसा लग रहा था जिस तरह से घरेलू इक्विटी मार्केट में रिकवरी और तेजी देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि एफआईआईज़ की बाइंग अब धीरे धीरे शुरू हो रही है। इसके अलावा क्रूड की अगर चाल देखें तो यहाँ पर इंडियन क्रूड बास्केट नवंबर के महीने में 10 महीने से ज़्यादा के निचले स्तर पर था, तो क्रूड से भी सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी तरफ रूस से इंपोर्ट लगातार बढ़े हैं और उससे काफ़ी डिस्काउंटेड भाव पर रूस से इंपोर्ट हो रहा है और रूस से इंपोर्ट का जो मार्केट शेयर है इंडिया का वो 20% से भी ज़्यादा हो गया, जो कभी 2% के आसपास ही हुआ करता था। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स है जिससे इंपोर्ट बिल कम हो रहा है। साथ ही खाने के तेल का इंपोर्ट बिल भी आने वाले समय में कम होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में लगातार गिरावट है, 102 के नीचे आ चुका है डॉलर इंडेक्स। साथ ही फेड जब फरवरी के महीने में जब पॉलिसी का अनाउंसमेंट करेगा तो उसमें ज़्यादातर ट्रेडर्स को अनुमान है, 90% ट्रेडर्स को लगता है कि 4.5% से ज़्यादा ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में जो फॉरेन करेंसी में जो ट्रेड होता है उसमें डॉलर का डोमिनेंस रहता है, लेकिन बाकी करेंसी का भी मार्केट शेयर अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो डॉलर पर दबाव बना रहे हैं और इंडिया और बाकी इमर्जिंग करेंसी में रिकवरी देखने को मिला और यही वजह है कि रुपए में भी अब मजबूती दिखनी शुरू हो गई है। बढ़ते आगे, कच्चे तेल में फिर से तेजी बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है क्रूड की तेजी, बता रहे हैं विश्व मोहन पूरी जानकारी के साथ। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो कच्चे तेल में 8% से ज़्यादा की तेजी दिखी थी और इस हफ्ते भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $87 के ऊपर जा चुका है, करीब 2% तक की तेजी आज के सत्र में दिख रही है। सबसे बड़ी स्टोरी यहाँ पर है चाइना को लेकर, जहाँ जैसे जैसे वहाँ पर रीओपनिंग हो रही है, भले ही 2022 का जीडीपी ग्रोथ वहाँ पर जो सरकारी ऑफिशियल जो टारगेट्स थे उससे काफ़ी कम रहे हों, लेकिन चीन की रीओपनिंग की वजह से दिसंबर के महीने में रिफाइनिंग एक्टिविटीज़ बढ़ रही है और फ्यूल डिमांड धीरे धीरे वहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। चीन में क्रूड का इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, तो ये सारे फैक्टर क्रूड की कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही जिस तरह से ग्रोथ पर वापस से फेड का फोकस बढ़ेगा, ब्याज दरें वहाँ पे अब में जो नरमी आएगी उसका भी फायदा मिलेगा ग्लोबल ग्रोथ को। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रूड को सपोर्ट कर रहे हैं और क्रूड में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है आज के सत्र में।
बढ़ते हैं आगे। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव का बिगुल बज चुका है। 16 फरवरी को त्रिपुरा जबकि 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड में मतदान किया जाएगा। इसके साथ ही तीनों राज्यों में नतीजों का ऐलान 2 मार्च को होगा। बता दें कि नागालैंड में 12 मार्च, मेघालय में 15 मार्च और त्रिपुरा में 22 मार्च को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि तीनों राज्यों में महिला वोटर्स की भागीदारी ज्यादा है और इन राज्यों में चुनावी हिंसा भी नहीं होती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन राज्यों में हम निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध हैं। और लगातार रूस के हमले झेल रहे यूक्रेन में आज एक बड़ा हादसा हुआ। राजधानी कीव में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में यूक्रेन के गृह मंत्री समेत 18 लोगों की जान चली गई। हादसे में यूक्रेन के गृह मंत्री डेनिस मोटास्टिस्की, इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर स्कूल के पास बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो गया। इस हादसे में 22 लोगों के जख्मी होने की खबर है, जिसमें 10 बच्चे भी शामिल हैं। 2 बच्चों के मौत की भी खबरें हैं। 16 लोगों की इसमें जान जा चुकी है, जिसमें 2 बच्चे भी हैं। जानकारी के माफ कर दीजिएगा, 16 लोग जो हैं उनकी जान गई है, उसमें 2 बच्चों की भी जान गई है। कुल मिलाकर इस तरह से ये संख्या 18 हो जाती है। जानकारी के मुताबिक मृतकों में 2 बच्चे शामिल हैं। यह हादसा था या कोई हमला, इसकी जांच जारी है। इसके बारे में यूक्रेन की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। पाकिस्तान पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा है। आर्थिक बदहाली से परेशान पाक के सहयोगी देश भी उससे किनारा कर चुके हैं। अब अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आई है। दरअसल अमेरिकी संसद के लोअर हाउस में पाकिस्तान के खिलाफ एक बिल पेश किया गया, जिसमें उसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के ओहदे से हटाने की बात कही गई है। इस बिल में कहा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को हर साल गैर नाटो सहयोगी के दर्जे को जारी रखने के लिए कुछ शर्तों के साथ पाकिस्तान को एक सर्टिफिकेट जारी करना होगा। जानकारी के मुताबिक बिल को फिलहाल जरूरी कार्रवाई के लिए विदेशी मामलों के मंत्रालय कमेटी के पास भेजा गया है। इसके बाद बिल को अमेरिकी सदन और सीनेट में पारित होने के लिए पेश किया जाएगा, जिसके बाद अगर दोनों हाउसेस में बिल पास हो जाता है तो कानून पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के पास इसे भेजा जाएगा। और दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत की ठंड से ठिठुरती तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन बुलेटिन में आपको जाते जाते इससे एक अलग तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यह तस्वीर कश्मीर घाटी में क्रिकेट की दीवानगी को दिखाती है। गुरेज घाटी में लोग बर्फ पर क्रिकेट खेलकर एंजॉय कर रहे हैं।